आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यह चैप्टर एनसीईआरटी के ओल्ड सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में इस साल भी एनसीईआरटी का ओल्ड सिलेबस फॉलो किया जा रहा है। इसलिए यह चैप्टर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो इस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 8 की स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और एनिमल्स किन किन मोड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे। हम इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होता है और किस स्टेज पर एक एम्ब्रियो फीटस कहलाने लगता है। हम ओवीपेरस और वीवीपेरस एनिमल्स के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम मेटामॉर्फोसिस को जानेंगे और एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। हम बडिंग और बाइनरी फिजन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लायनेस एक कब को प्रोड्यूस करती है, एक हैन एक चिक को प्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस यह इंश्योर करती है कि कोई भी स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे। जिस तरह से डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा प्रोसेसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इसी तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस यह इंश्योर करती है कि कोई भी स्पीसीज फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे। यदि हम बात करें कि एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली एनिमल्स दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। मेल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कुछ स्पेशल तरह के सेल्स बनाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। इन स्पेशल सेल्स को ही हम गैमीट्स कहते हैं। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम कहते हैं। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो स्पर्म से न्यूक्लियस निकल कर के एग के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है और इस समय पर हम इस फ्यूजन के बाद बने हुए सेल को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट ही वह सिंगल सेल होता है जिसके द्वारा, जो कि डिवाइड कर कर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। शुरू में जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, उसके बाद वह डिवाइड करते जाता है और एक बॉल ऑफ सेल्स का निर्माण कर देता है। ये बॉल ऑफ सेल्स के अंदर मौजूद सेल्स धीरे धीरे ग्रुप होने लगते हैं और जो कि आगे चल कर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जब डेवलपमेंट इस स्टेज पर पहुंच जाती है कि सेल्स ग्रुप होने शुरू हो जाते हैं, तो उस स्टेज पर हम इसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो फीमेल बॉडी में मौजूद यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और ग्रेजुअली ग्रो करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल का निर्माण करता है। जब स्पर्म और ओवम यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जाइगोट बनता है और जाइगोट ही वह सेल होता है जिससे कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये दो तरह से हो सकती है। एक को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के केस में, काउज के केस में, डॉग्स में और हैंस में देखा जाता है और भी बहुत सारे दूसरे एनिमल्स के केस में देखा जाता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग्स, फिश और स्टार फिश के केस में देखा जाता है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो अपनी बॉडी से बाहर अपने एग्स को रिलीज़ कर देती है। इसी तरह से मेल्स भी अपनी बॉडी से बाहर स्पर्म्स को रिलीज़ कर देते हैं, और इन एग्स और इन एग्स और स्पर्म्स की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी से फीमेल बॉडी के बाहर ही होती है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ ह्यूमन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से स्पर्म्स और एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ऐसे केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि फीमेल बॉडी से फ्रेशली रिलीज्ड एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं, एग को कलेक्ट कर लेते हैं, और मेल बॉडी से फ्रेशली रिलीज्ड स्पर्म को ले लेते हैं और इनको एक साथ रखते हैं। यदि स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसे एक हफ्ते तक ग्रो करने देते हैं, और बाद में इसको फीमेल बॉडी में ही इम्प्लांट कर देते हैं। यह इम्प्लांटेड एम्ब्रियो धीरे धीरे फीमेल बॉडी के अंदर ही, उसके फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद यूटेरस के अंदर ही ग्रो करता है और एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि इस तरह से डेवलप हुआ जो चाइल्ड है वो नॉर्मली ही डेवलप होता है दूसरे चाइल्ड की तरह, और उसका बर्थ भी नॉर्मली ही होता है दूसरे चाइल्ड्स की तरह। पर इस तरह से पैदा हुए चाइल्ड को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हालांकि टेस्ट ट्यूब बेबी टर्म मिसलीडिंग होता है, क्योंकि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होता, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। अब हम बात करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टीज आती हैं, एक पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स आते हैं, और एक पीनिस आता है। टेस्टीज का काम होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, स्पर्म्स जो कि मेल गैमीट्स होते हैं। एक स्पर्म एक सिंगल सेल का बना होता है, और इसके अंदर वो सभी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक सेल के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा एक स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं हेड, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मिडल पीस, और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं टेल। टेल की सहायता से स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और इसी टेल की सहायता से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करके मूव करता हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है ओवरीज, जो कि संख्या में 2 होती हैं। दूसरा है ओविडक्ट्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ये भी संख्या में 2 होती हैं। और तीसरा है यूटेरस, जो कि संख्या में 1 होता है। ओवरीज का काम होता है एग्स को प्रोड्यूस करना, एग्स जो कि फीमेल गैमीट्स होते हैं। एग्स को हम ओवम भी कहते हैं, और इसका प्लूरल होता है ओवा। ह्यूमन फीमेल्स में एक महीने में इन दोनों में से कोई एक ओवरी एक मैच्योर एग को प्रोड्यूस करके फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ कर देती है। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद जो जाइगोट है वो ग्रो करते करते यूटेरस में चला जाता है, और यूटेरस में ही इम्प्लांट हो जाता है। वहाँ पर ही फर्दर जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट होती है। अब हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते वक्त हमने डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं। इन दोनों ओवरीज में से कोई ना कोई ओवरी हर महीने एक फ्रेश मैच्योर्ड एग बना करके उसे फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ कर देती है। मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ट्रैवल करता हुआ इन फैलोपियन ट्यूब्स में आकर के फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है। जब यह फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं। यह जो जाइगोट होता है यह समय बीतने के साथ डिवाइड करता जाता है, और
ये प्रक्रिया रिपीटेडली होती रहती है। एक समय आता है जबकि एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है, और इस बॉल ऑफ सेल के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, वो ग्रुप फॉर्म करने लगते हैं, जो कि ये जो ग्रुपिंग्स होती है ये आगे चल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का निर्माण करती है। जब डेवलपमेंट इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि बहुत सारे सेल्स एक ग्रुप का निर्माण करने लगते हैं, तो इस स्टेज की डेवलपमेंट पे हम इस फर्टिलाइज्ड एग को एम्ब्रियो कहते हैं। जब यह डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस दौरान ये जो जाइगोट है ये मूव करता रहता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर और यूटेरस की तरफ चलता रहता है। जब एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है उस समय तक जाइगोट यूटेरस के अंदर चला जाता है और उसकी वॉल में एम्बेड हो जाता है। बाकी की सारी डेवलपमेंट एम्ब्रियो की यूटेरस के अंदर ही होती है। डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज ऐसी आती है जबकि इंडिविजुअल के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विजिबल होने लगते हैं। इस स्टेज पर हम उस एम्ब्रियो को फीटस का नाम देते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं और वीवीपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं। ओविपेरस हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो एग्स ले करते हैं, जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजर्ड एट्सेट्रा। और वीवीपेरस एनिमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन, काऊ, डॉग एट्सेट्रा। हालांकि ओविपेरस और वीवीपेरस दोनों एनिमल्स के ही केस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है। लेकिन ओविपेरस एनिमल्स के केस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट ग्रो करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस के दौरान उसके अराउंड बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। जब उसके अराउंड एक हार्ड लेयर डेवलप हो जाती है तो ये ओविपेरस एनिमल्स उन एग्स को ले कर देते हैं, और बाकी की जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के बाहर परंतु इस एग के अंदर ही होती है। जैसे कि हैन के केस में एग्स ले करने के करीब 3 हफ्ते बाद जो है इंडिविजुअल कंप्लीटली डेवलप होता है और एग्स हैच होती हैं और ये चिक जो है उस एग से बाहर आती है। इसके विपरीत वीवीपेरस एनिमल्स के केस में क्या होता है कि जाइगोट की डेवलपमेंट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीटस में, और फाइनली फीटस इंडिविजुअल में जो डेवलप होता है, ये सारी ही डेवलपमेंट फीमेल के यूटेरस के अंदर होती है और फीमेल फाइनली एक यंग वन को बर्थ देती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन 2 तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होती है। तो फ्रॉग्स के केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल फ्रॉग अपने एग्स को वाटर में रिलीज़ कर देती है और मेल फ्रॉग अपने स्पर्म्स को वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। अब ये स्पर्म्स मूव करते हुए जाकर के एग्स को फर्टिलाइज़ करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग की डेवलपमेंट होती है तो पहले टेडपोल्स बनते हैं। ये टेडपोल्स वाटर में स्विम कर सकते हैं और दिखने में ये फ्रॉग से बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं। समय बीतने के साथ जब इन टेडपोल्स की डेवलपमेंट होती है तो इनके अंदर एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और ये एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये पूरी तरह से फ्रॉग की तरह दिखाई देते हैं और जंप भी कर सकते हैं और साथ के साथ स्विम भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रॉग के यंग वंस जैसे कि टेडपोल, जिसको हम लार्वा भी कहते हैं, वो एडल्ट से दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं और उनके अंदर एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है जिसकी वजह से बाद में वो अपने एडल्ट फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। तो इस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इस तरह की रिप्रोडक्शन कुछ स्मॉल एनिमल्स में और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा एक स्मॉल एनिमल होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन बडिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। बडिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक
टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रा के ऊपर एक या एक से अधिक आउटग्रोथ्स फॉर्म होती हैं और ये आउटग्रोथ्स ही डेवलप होकर के इंडिविजुअल हाइड्राज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फाइनली पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। इसी तरह से अमीबा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अमीबा के अंदर होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर धीरे धीरे वह सेल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। बडिंग और बाइनरी फिजन की तरह और भी एसेक्सुअल मेथड के प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग का मतलब होता है कि एक सेल की एक आइडेंटिकल कॉपी या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एक आइडेंटिकल कॉपी बनाना। पहली बार 1996 में इयान विल्मट और उनके कलीग्स ने रोजलिन इंस्टीट्यूट इन ईडनबर्ग स्कॉटलैंड में डॉली नाम की एक शिप क्लोनिंग प्रोसेस से तैयार की थी। यह शिप करीब 8 साल तक जिंदा भी रही थी और इसने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके दूसरे बहुत सारे यंग वंस को बर्थ भी दिया था। इस शिप को क्लोन करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था कि फिन डॉर्सेट शिप के मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाला और उसका न्यूक्लियस निकाला और उसको इन्होंने स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के एग में से न्यूक्लियस निकाल करके उसकी जगह पर इस न्यूक्लियस को डाल दिया। फिर इस एग को इन्होंने स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया और नॉर्मल ग्रोथ को कंटिन्यू रखा गया। फाइनली जब डॉली का जन्म हुआ तो यह देखा गया कि डॉली के सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स फिन डॉर्सेट शिप से मिलते हैं, न कि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से। हालांकि डॉली का जन्म तो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के यूटेरस से हुआ था, लेकिन क्योंकि जिस एग के थ्रू डॉली का डेवलपमेंट हुआ था उस एग में फिन डॉर्सेट शिप का न्यूक्लियस था, न कि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का, इसलिए उसके सारे कैरेक्टर्स फिन डॉर्सेट शिप से मिलते थे। तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया जिनके थ्रू एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि एम्ब्रियो किस तरह से फीटस में डेवलप होता है और फीटस फाइनली ग्रो करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल का निर्माण करता है। हमने ओविपेरस और वीवीपेरस एनिमल्स के डिफरेंसेस को समझा। हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में भी पढ़ा। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया और उसके दो टाइप्स के बारे में भी पढ़ा जिसको हम बडिंग और बाइनरी फिजन कहते हैं। हमने क्लोनिंग के बारे में डिस्कशन किया और यह जाना कि किस तरह क्लोनिंग से 1996 में एक शिप जिसका नाम डॉली था उसका निर्माण किया गया था। थैंक यू वेरी मच।